आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे और अपने ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो अंधकार हमारे सामने है उसको दूर भगाने के लिए आप सार्थक प्रयास कर रहे होंगे। सभी को नमस्कार। एक दूसरे साथी सबको नमस्कार कर रहे हैं। अंजलि, आरती, अश्विनी, धर्मेंद्र, धर्मराज, सब हेम जोशी, सबको। तो सभी साथियों को बता दूं, कल एग्जामिनेशन हुआ था बैंक ऑफ इंडिया का। उनके सवाल आ चुके हैं। अभी रिकॉल क्वेश्चन का सेशन हम लोग कल करेंगे। सवाल मिले जुले हैं। 60% जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरनल बैंकिंग के आए हैं, 40 क्वेश्चंस जो है जनरल बैंकिंग के आए हैं। और जो है एक मिला जुला मॉडरेट कहा जा सकता है, एकदम ज़्यादा टफ नहीं, एकदम ज़्यादा इजी नहीं। तो इतना तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। हर एग्जामिनेशन, हर दिन नए तजुर्बा, नए अनुभव, नए ज्ञान की आवश्यकता है। और उस ज्ञान के लिए हर दिन दीपक जलाना होता है। जैसे अभी आपने गाना सुन रहे थे ना जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो सुख भी आएगा, उसको भी जीना पड़ेगा। दुख भी आएगा, उसको भी जीना पड़ेगा। अश्विनी जी वाह वाह कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। वाह वाह करना। एक्चुअल में आप ना गीत गाने के लिए आए हो। मतलब अगर सार ऑफ द लाइफ आप देखेंगे अपने जीवन का, तो गीत गाने के लिए आए हो। खुशी मिलेगी तो भी आपको गुजारा करना पड़ेगा, गम मिलेगा तो भी गुजारा करना पड़ेगा। दोनों को जीना पड़ेगा। वही सीखना है, उसी सीखने के लिए ज्ञान चाहिए, वही सीखने के लिए सब्र चाहिए। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला ला ला, ला ला ला, ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर कोई रात तारों भरी ना मिले तो अपने दिल के अंदर का दीपक जला दीजिए, रोशनी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और गम का सागर भी है, उसके इस पार जाना पड़ेगा। तो सभी साथी जुड़ गए हैं। सामान्यतः आप लोग सब बैंकर हैं। जब भी ऑफिस में कोई वीसी मीटिंग होता है, गूगल मीट होता है, तो क्या होता है, सभी जो है बोल बोल के जोड़ना पड़ता है, सब जुड़िए जुड़िए जुड़िए। और यहाँ पर वो सेम मीटिंग है। यहाँ बोल के नहीं जोड़ते, गीत गाते रहते, तब तक लोग जुड़ जाते हैं। और जब सब जुड़ जाते हैं तब हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आज जो है भारत सरकार की प्रियोरिटी है। कोई भी चीज जब सरकार की प्रियोरिटी होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बैंकों के माध्यम से किया जाता है, तो वो एग्जाम की भी प्रियोरिटी हो जाती है। तो आज सरल तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को जानने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है उसको जानेंगे। तो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो कोई साथी चैट बॉक्स में, अरे वाह, फौजी प्रदीप जी हर हर महादेव कर रहे हैं। फौजी प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज पहुंच रही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आप गाना सुने, बढ़िया वाला गाना। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बस सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या हाँ, नेटवर्क? नहीं नेट आई सर्जरी करवा रखा है सर, हमने मोतियाबिंद था तो इस वजह अच्छा, से थोड़ा सा। कोई बात नहीं, उसको भी हाँ, ठीक करिए। सुन रहे हैं बस। हाँ हाँ। ओके, कोई बात नहीं, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारे इतने सारे साथियों की दुआएं हैं, सब आपको दुआएं करेंगे। कल सुबह तक ठीक हो बहुत बहुत जाएंगे, या धन्यवाद सर। जितनी जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा, इनकी दुआओं का जो सिलसिला आप तक पहुंचेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पहले स्कीम्स पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
बट पहले स्कीम्स में हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो स्क्रीन जो है गलत लग गया है, वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पहले इस स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY कहते हैं, यह एक इंश्योरेंस स्कीम है जो किसी भी कारणवश अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए तक का डेथ क्लेम कवरेज करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY कहते हैं, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है। अगर किसी भी कारण से उस सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है। तो PMJJBY इज एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। इट इज ए 1 ईयर कवर, 1 साल की वैलिडिटी है। वैलिडिटी होती है 1 जून से लेके 31 मई तक। और जो ये स्कीम्स है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑफर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल अगर 18 से 50 वर्ष की आयु का है तो बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस योजना का सब्सक्राइबर बन सकता है। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये एक जीवन इंश्योरेंस है, जीवन बीमा कवरेज है, जिसमें डेथ क्लेम मिलता है। किसी भी कारण से डेथ हो गया तो एक क्लेम मिलता है। ये ईयरली रिन्यूअल बेसिस है। इसका जो कवरेज पीरियड होता है 1 साल का होता है। इसका जो कवर टाइम होता है 1 जून से लेके 31 मई। इसमें एक लियन पीरियड होता है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें सवाल पूछा जाता है वो है इसका एज क्राइटेरिया, और एज क्राइटेरिया होता है 18 से 50 साल के बीच में एंटर होना, तो इसमें सब्सक्राइबर बन सकता है। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका लियन पीरियड। लियन पीरियड एक ऐसा पीरियड है, आज अगर पॉलिसी लेता है, प्रीमियम पे करता है, तो आज से 30 दिनों का एक पीरियड होता है, वो लियन पीरियड होता है। लियन पीरियड में वो जो सब्सक्राइबर है उसको डेथ क्लेम का मोरेटोरियम रहता है, उसमें उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर सामान्य मृत्यु हुई है तो उसमें क्लेम उस पीरियड में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई है तो उसमें क्लेम मिलेगा। कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे सवाल, और फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। जब भी ये एक छोटा सा सेशन हो जाएगा तो फिर आप लोग पूछ लेना। दूसरा जो भाग है, अगर कोई सब्सक्राइबर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो वो उसका कोई लियन पीरियड नहीं है। सामान्य डेथ में लियन पीरियड है, और लगेगा कितना। और एक्सीडेंट से डेथ हुई तो कोई भी लियन पीरियड नहीं है। इसमें जो बेनिफिट्स है या जो कवरेज है वो 2 लाख रुपए का है ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज, और इसका प्रीमियम है 436 रुपया पर एनम पर मेंबर। तो यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं सभी एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। जैसे कि ज़्यादातर 18 से 50 वर्ष वाला भी पूछा जाता है, लियन पीरियड पूछा जाता है, कवरेज 2 लाख रुपए शुरू शुरू में पूछा जाता था, आप नहीं पूछा जाता है 2 लाख। लेकिन प्रीमियम जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका प्रीमियम कितना होगा, 436 रुपया पर एनम पर सब्सक्राइबर। अब प्रीमियम के लिए इसमें जो है एक फैसिलिटी दी गई है, प्रीमियम को प्रो रेटा अप्रोप्रिएशन प्रीमियम की एक फैसिलिटी दी है। अगर कोई सब्सक्राइबर बीच में ज्वाइन करता है, एक तो है कि 31 मई से पहले ज्वाइन करेगा या उस पीरियड के पहले ज्वाइन करेगा, तो पीरियड क्या होता है 1 जून से लेके 31 मई तक। तो इसमें भाग लेने के लिए एक नई फैसिलिटी उन्होंने दी है, जिसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम या प्रोरेटा बेसिस प्रीमियम फैसिलिटी ऑन किया है। अगर कोई सब्सक्राइबर जो है 1 जून से लेके 31 मई के कवरेज में आता है तो उसको 436 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर कोई सब्सक्राइबर सेकेंड क्वार्टर ऑफ द रिस्क पीरियड ज्वाइन करता है तो उसको 342 रुपये पे करने हैं। अगर कोई सब्सक्राइबर थर्ड क्वार्टर में ज्वाइन करता है तो उसे
228 रुपये प्रीमियम पे करना होगा। और अगर फोर्थ क्वार्टर में पे करता है तो उसको 114 रुपया जो है प्रीमियम पे करना है। फोर्थ क्वार्टर क्या हुआ? मई, जून और आपका मई हो गया, और आपका अप्रैल हो गया, और मार्च। तो ये लास्ट क्वार्टर है, तो यहाँ पर 114 रुपये लगेगा। और फर्स्ट फुल ईयर का है वो 436, सेकेंड क्वार्टर का है 142, थर्ड क्वार्टर का है 228, और फोर्थ क्वार्टर का 114। एक पार्ट और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जो 436 रुपये पे करते हैं उसमें से इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना जाता है, और बैंक के बीसी को जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एजेंट हैं, उनको कितना कमीशन मिलता है, और बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कितना जाता है। तो 395 रुपया LIC को जाता है, 30 रुपया जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट को जाता है, और 11 रुपये जो है बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज मिलता है बैंक को। अगर 342 रुपये में है तो 309 रुपया, अगर थर्ड क्वार्टर में है तो 206 रुपया, और फोर्थ क्वार्टर में है तो 103 रुपया। तो ज़्यादातर अभी तक जो पूछा गया है वो फुल ईयर का ये ब्रेकअप पूछा गया है, बीच के किसी भी साल का ब्रेकअप अभी तक पूछा नहीं गया है। फिर भी आप सरसरी निगाह में देख कर जाइए। 11 रुपया, 10, 50, 7 और 3.5, 30 रुपया, 22 रुपये 50 पैसा, 15 रुपये, 7.5 रुपये। और या नहीं तो किसी एक रो को याद कर लीजिए, तो बाकी चीज़ें आप निकाल लेंगे। तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि 436 रुपये का ब्रेकअप होगा। इंश्योरेंस कंपनी को 395 रुपया, BC एजेंट्स को जो है 30 रुपया, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बैंक को जो है 11 रुपया। और फिर उसके बाद ये जो सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर है, इसको भी पढ़ के जाए रहिए। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो आप लोग पढ़ के जाएंगे तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी। 309 रुपया, 206 रुपया, 103 रुपया, उसी के आधार पर आप सेग्रीगेट कर लेंगे। चलिए, तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपका जो है प्रीमियम की जानकारी है। अब कुछ इसके सैलेंट फीचर के बारे में और जानते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आपके लिए लिखा है, इसका टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस। टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस ये कहता है कि अगर कोई सब्सक्राइबर 18 से 50 वर्ष में इसमें सब्सक्राइबर बना है तो उसका 50 साल पूरा होने पर टर्मिनेशन नहीं होगा। अगर 18 से 50 साल में एंट्री कर लिया है इस योजना में, और अगर उसका प्रीमियम पे हो रहा है, तो उसका टर्मिनेशन का जो एज होगा 55 साल होगा। कितना होगा? 55 साल होगा। ठीक है सदन जी, समझ में आ रहा है चीजें? अच्छा, आज सदन जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर। अच्छा, हाँ सदन जी, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मुझे लगा कि आपका एग्जामिनेशन हो गया तो आप चले गए होंगे, ऐसा है ना? नहीं सर, आप रहते हैं तो इच्छा हो जाती है आने का। ओके ओके, तो ये जो इच्छा है ना, आप धीरे धीरे आप बोलिए, बातें करना है करके आते रहिए। आप देखना, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको फिर एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप डेली ज्ञान का दीपक आपके अंदर जलता रहेगा। और दीपक हमेशा अंधेरे में जला करते हैं, और इतने सारे साथी बड़ा मुश्किल से रात को मिला करते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत चुनौती है। एक तो ठंड का महीना, बैंक से थके हारे आना, फिर खाना खा लेना, और दिन में तो थोड़ा लंच में खिलाता भी नहीं होगा, तो लंच पीरियड टाइम भी आजकल गायब है, क्योंकि सारे कस्टमर जो हैं लंच में आते हैं, और हम लोग उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो घर में आते ही खाना खा लिए तो फिर आपके पास कितनी बड़ी चुनौती है कि आप कैसे पढ़ पाओगे। तो फिर भी पढ़ना है, रात को कोशिश करिए। तो यहाँ पर टर्मिनेशन का जो एज है क्या है सदन जी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए? सर टर्मिनेशन का वो 50 से पहले इनरोल हो जाते हैं तो 55 तक उनका चलेगा, बीमा चलेगा। टर्मिनेशन का एज 55, आफ्टर 55 ईयर सर। ओके। दूसरा कंडीशन है क्लोजर ऑफ द अकाउंट। अगर बैंक में क्लोज कर देता है अकाउंट तो टर्मिनेशन हो जाएगा, या बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो टर्मिनेशन हो जाएगा। और जो मेन जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में वो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ये 55 साल वाला। अगर 18 से 50 साल के अंदर एंट्री कर लिया है तो 55 साल तक प्रीमियम पे कर रहा है, तो वो 55 साल में ही टर्मिनेशन होगा। तीसरा पॉइंट जो लिखा है
अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे पॉलिसी ले लिया है अलग अलग जगह में, डुप्लीकेट इंश्योरेंस जिसको बोलेंगे, तो उसको एक ही जगह ही एक ही प्रीमियम मिलेगा, 2 लाख रुपया डेथ क्लेम मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, 2 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, भले ही वो अलग अलग जगह ले लिया है, लेकिन सब फॉरबिटेड हो जाएगा। चलिए, ये आपका एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानकारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो पहले हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जाने, अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स है, जो एक्सीडेंटल डेथ होने पर या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाने पर जो सब्सक्राइबर है उनको जो है क्लेम प्रोवाइड कराता है। एज क्राइटेरिया है 18 से 70 साल। इनरोलमेंट इसका है 1 जून से लेके जो इसका पीरियड होता है कवरेज का 1 जून से 31 मई है। यह योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो कवरेज होगा, एक्सीडेंट में डिजेबल हो गए तो कवरेज होगा, 1 साल का कवर पीरियड होगा। एज क्राइटेरिया 18 से 70 साल है। कवरेज का जो समय होगा 1 जून से लेकर 31 मई तक होगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो 2 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई तो 1 लाख का कवरेज मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर मान लीजिए दोनों आंखें चली गई, नुकसान हो गया, लॉस, तो परमानेंट डिसेबिलिटी। एक आंख और एक हाथ चला गया, परमानेंट डिसेबिलिटी। एक आंख और एक पैर चला गया, एक हाथ या एक पैर चला गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर एक आंख का नुकसान हुआ तो पार्शियल डिसेबिलिटी, एक हाथ का नुकसान हुआ तो पार्शियल डिसेबिलिटी, एक पैर का नुकसान हुआ तो पार्शियल डिसेबिलिटी, और अगर इनमें से कोई भी दो हो गया तो फिर परमानेंट डिसेबिलिटी। तो डेथ हो जाने पर 2 लाख, और अगर एक्सीडेंट पर डेथ हो जाने पर 2 लाख, अगर एक्सीडेंट से पार्शली डिसेबल हो गया तो 1 लाख, एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबल हो गया तो 2 लाख। हाँ सदन जी, एक मन में सवाल है, दारू पी पी के खत्म हो गया तो कितना मिलेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में? 2 लाख पे मिलेगा सर। हम्म। वाह, ये तो कि थोड़ा दिमाग लगाई, सोचिए जरा। दारू पी पी के मर गया तो कहाँ मिलेगा? एक्सीडेंट तो हुआ नहीं। हम्म। ये तो हो गया सर, हाँ। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब सुसाइड कर लिया कोई तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना? सुसाइड करके मर गया तो उसको इस योजना के तहत नहीं मिलेगा। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक्सीडेंट वजह क्या होनी चाहिए? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब ये हुआ ऐसी कोई घटना घटी, ऐसी कोई दुर्घटना हुई जिस पर मानवीय जो उसमें उसका रोल नहीं है, मतलब मानव का उसमें रोल नहीं है, तो वो दुर्घटना बोलते हैं। ठीक है, बराबर है सर, सदन? हाँ सर, एक प्रश्न है छोटा सा। हम्म। जस्ट यही क्लेम था सर हमारे यहाँ। वो बेसिकली वो ठंड का पिछले साल का मामला था। वो भी नगर पालिका में नौकरी भी करते थे वो। ठीक है। तो उनका बीमा हम लोग किए हुए थे। और वो थोड़ा सा ड्रिंकर तो थे ही, ड्रिंकर का पूरा ड्रिंकर थे। वो रात को कहीं सो गिर गए, मतलब गिर गए ठंड में, ठंड हम्म। मार दिया, खत्म हो गए सर वो। हम्म। अभी जिस ब्रांच में हूँ, उसी ब्रांच का ये सर क्लेम था। तो तो उनको सर उसका क्लेम उसमें से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस एफआईआर आता है, पोस्टमार्टम में डेथ का रीजन होता है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डेथ का रीजन अगर एक्सीडेंट दिया है तो आप क्लेम भेज दीजिए, आपका क्लेम आ जाएगा। ठीक। हाँ, यही हुआ सर, यही हुआ, हम लोगों ने सपोर्ट किया था। चलो यही बढ़िया। हुआ सर। चलो ठीक है। ओके अच्छा, सर। और इसका जो प्रीमियम होगा 20 रुपया प्रति वर्ष प्रति सब्सक्राइबर होगा, ₹20 पर सब्सक्राइबर पर एनम होगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों इंश्योरेंस लिया होगा और उसकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो उसको 4 लाख रुपए मिलेगा, सुरक्षा बीमा का भी मिलेगा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी मिलेगा। इसका प्रीमियम 20 रुपए है। अगर इस प्रीमियम को ब्रेकअप करें, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को 20 रुपए जाता है, बीसी कमीशन को 1 रुपये जाता है, बीसी एजेंट को 1 रुपये जाता है, और फिर बैंक को 1 रुपये एडमिन चार्ज है। तो 18 रुपये जो जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी को, 1 रुपये जो है बैंक के एडमिन चार्ज, 1 रुपये जो है बीसी एजेंट को कमीशन मिलेगा।
इसका जो एज क्राइटेरिया होता है 18 से 70 वर्ष होता है। इस योजना का जो टर्मिनेशन है इंश्योरेंस का, वो 70 साल पूरा होने पर ये टर्मिनेट हो जाएगा, या अकाउंट क्लोज हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट कहीं से लिया है तो केवल एक ही अकाउंट का उसको क्लेम मिलेगा। और इस अकाउंट में जो अप्रोप्रिएशन है, 1 रुपया जो है बीसी कमीशन, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को 1 रुपया जो है एडमिन चार्ज है। अगर कोई ग्राहक बिना किसी एजेंट के आया है, डायरेक्टली आया है, तो उसमें ही कहा गया जो एजेंट को कमीशन जाता है उसका फायदा जो है वो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है। 2 योजनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके मन में कोई सवाल होगा दोनों योजना से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे अटल पेंशन योजना पे चर्चा करेंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनको क्योंकि प्रियोरिटी है इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, सवाल इन पर आएंगे और ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक बहुमुखी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं नागरिक हैं उनके फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए उनको एक फिक्स्ड मासिक राशि जो है भुगतान के स्वरूप मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की गई मई 2015 में, जिसमें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो पेंशन की सुविधा है या उनके लिए कोई सुविधा होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि कोई बर्फ फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई लोकल कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो एक आयु के बाद उनमें कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब तक अभी वो कार्य करने की क्षमता है वो तो अपना श्रम करके पैसा कमा ले रहा है, अपने आजीविका चला रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो काम करने लायक नहीं रहेगा, और अगर उसको कोई नहीं पूछेगा, उसके परिवार में बच्चे नहीं पूछेंगे, तो वो कैसे गुजारा करेगा। तो एक जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की, और उन्होंने एक फिक्स मंथली पेंशन जो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 प्रति महीने देने के उद्देश्य से इस योजना में शुरुआत किया कि 60 साल के बाद उनको ये पेंशन मिलेगा। सभी जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, अगर उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तो इस योजना में सब्सक्राइबर बन सकते हैं। और जो इसमें जो पहले साल में अगर इस योजना में भाग लिए हैं 2015 में, तो उनको गवर्नमेंट का भी एक कंट्रीब्यूशन मिला है 5 साल के लिए, वो कंट्रीब्यूशन। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के बाद एक नया चेंज आया कि अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है, अगर इनकम टैक्स पे किया है, तो वो इस योजना में लाभ नहीं ले सकता है। लेकिन इसके पहले अगर किसी का चल रहा है तो उसको लाभ मिलेगा। दूसरा इसमें ये कहा गया है, इसमें एज क्राइटेरिया पूछा जाता है 18 से 40, और इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पेंशन का रेंज पूछा जाता है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। और ये क्या फिक्स्ड मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन है 5,000। लेकिन अगर उसका कॉर्पस ज़्यादा होगा तो 5,224 रुपये भी महीना मिल सकता है, उसके कॉर्पस के आधार पर है, लेकिन मिनिमम 5,000 ये फिक्स पेंशन है। उसके कॉर्पस में अगर उस रेंज में अगर उसने प्रीमियम पे किया है तो मिनिमम 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ये बात कही गई है। पेंशन जो अकाउंट है वो थ्रू आउट द ईयर उसमें अपडेट कर सकता है, मतलब पेंशन का रेंज वो 1 साल में अपडेट कर सकता है। स्पाउस या डेथ ऑफ सब्सक्राइबर होगा 60 साल से पहले, तो स्पाउस जो उसको रन कर सकते हैं। और ये जो अटल पेंशन योजना है ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। तो ये जो है PFRDA इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। और इसमें जो अभी स्केल 2 स्केल 3 के लिए पूछ रहा है वो है पेनल्टी। अगर कोई डिलेड इसमें जो है प्रीमियम पे किया है, कंट्रीब्यूशन पे किया है बेनिफिशरी, तो उसको क्या पेनल्टी है। अगर 100 रुपये तक का मंथली कंट्रीब्यूशन है तो 1 रुपये पेनल्टी। अगर 101 से 500 रुपये का डिले कंट्रीब्यूशन है और डिले है तो 2 रुपया मंथली जो है पेनल्टी है।
501 से 1000 में 5 रुपए है, और 1001 से अगर ऊपर है तो 10 रुपए का जो है पेनल्टी है मंथली। तो ये पेनल्टी अमाउंट है। पेनल्टी अमाउंट को थोड़ा सा याद कर लीजिए। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये, इस रेंज में है। तो अगर 100 रुपये तक के मंथली कंट्रीब्यूशन है तो पेनल्टी 1000 रुपये होगा। 100 से 500 है तो 2 रुपये होगा। 500 से अधिक 1000 है तो 5 रुपये। 1000 से ऊपर है तो 10 रुपये। सरल तरीके से याद हो जाएगा। अगर कोई सब्सक्राइबर लगातार 6 महीने तक डिफॉल्ट करता है तो वो फ्रोजन हो जाएगा, और लगातार 12 महीने तक डिले करता है तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। 6 महीने तक लगातार अगर पे नहीं करता है तो फ्रोजन हो जाएगा। फ्रोजन होने के बाद अगर वो डिलेड पेमेंट का चार्ज पे करके उसको फिर से फंक्शन कर लेता है तो चालू हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट जो है फिर 12 महीना तक लगातार चलता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये कंडीशन जरा याद कर लीजिए अटल पेंशन योजना का। अटल पेंशन योजना में जो एग्जम्पशन है, टैक्स एजम्पशन है, 80 CCD इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत है। उसमें 1,50,000 का है। ग्रॉस टोटल इनकम अप टू लिमिट ऑफ 1,50,000 है। और एक एडिशनल एजम्पशन मिलता है, 50,000 कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना इज अलाउड अंडर 80 CCD 1B के तहत। तो एक 1.5 लाख का एजम्पशन है 80 CCD, और एक 50,000 का एडिशनल एजम्पशन मिलता है अटल पेंशन योजना में। ये आप जो है नोट कर लीजिए टैक्स एजम्पशंस के रूप में। तो ये अटल पेंशन योजना में इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में आप सेशन पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक एक स्कीम्स का 1-1 घंटे का सेशन भी है, वो देख सकते हैं। बट एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, है ना। मेरा खाता भाग्य विधाता, और मैं हूं बैंकर का जो है कर्तव्य निभाता। इसमें प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इसमें एक सवाल लगातार पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रधानमंत्री जनधन योजना में ग्राहकों को उनकी योग्यता क्या है, क्या योग्यता पर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन एटलीस्ट 6 मंथ। अभी अभी एग्जामिनेशन हुआ था आर्यव्रत बैंक का, उसमें भी एक सवाल आया था ये प्रधानमंत्री जो जनधन खाते के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। तो पहला कंडीशन है कि वह खाता ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल होगा जो 6 महीना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन हो, और उस बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में जो है वो और कोई दूसरा सेविंग अकाउंट वो मेंटेन न कर रहा हो। क्योंकि एक कंडीशन है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में, अगर कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलता है तो वो अकाउंट दूसरे अकाउंट जो है कितने दिनों के अंदर बंद करने होते हैं। अश्विनी जी, आपको पता है इसका उत्तर क्या है? आप बताइए, आप बड़ी दूर से जुड़े हैं। कि अगर कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है तो बाकी दूसरे सेविंग अकाउंट को बंद करना होता है कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर सर। 30 दिनों के अंदर उनको बंद करना होता है। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट नहीं होने चाहिए। एज क्राइटेरिया में बदलाव हुआ है। पहले एज क्राइटेरिया 18 से 60 साल था, जिसे बढ़ाकर 18 से 65 साल कर दिया। इसलिए एज क्राइटेरिया को याद कर लीजिए। अगर प्रधानमंत्री जनधन खाता में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उसके एज लिमिट जो है 18 से 65 साल होने चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 65। पहले ये था 60, जिसको बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। माइनर एलिजिबल नहीं है, और किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड अकाउंट होल्डर हैं, और मोर देन 1 मेंबर हैं सेम फैमिली में तो एलिजिबल नहीं है। लोन अमाउंट 2000 मिनिमम है। 2000 की मांग करता है तो हसल फ्री लोन देना है, मतलब मांगा तब दे दीजिए। और मैक्सिमम है 10,000। 2000 से ऊपर का अगर लोन लेना चाह रहे हैं, 2000 तक हसल फ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2000 तक आए तो कोई कंडीशन ज़्यादा नहीं देखना है, आप दे दीजिए। लेकिन 2000 से ऊपर अगर लोन लेने के लिए आए तो कंडीशन देखना है, उसके जो मंथली एवरेज बैलेंस है उसका लगभग 4 गुना। तो मंथली एवरेज बैलेंस अगर 2000 रुपये कर रहा है तो उसका 4 गुना, तो 2000 का 4 गुना 8000, तो 8000 का ओडी लिमिट दे दीजिए। या जो उसका क्रेडिट समेशन है पिछले 6 महीने का, उसका 50% दे दीजिए। मतलब पिछले 6 महीने में
वो कितना जमा किया है पिछले 6 महीने में। अगर मान लीजिए वो 20,000 जमा किया है तो उसका 50% हो गया 10,000, तो 10,000 दे दीजिए। अगर पिछले 6 महीने में 50,000 जमा किया है तो उसका 50% 25,000 होता है, लेकिन उसको 10,000 दे दीजिए। तो ये एक आपका कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है। और पीरियड ऑफ सेंक्शन जो होगा ओडी में वो 36 होगा, 3 साल का, क्योंकि जो डीपी नोट की वैलिडिटी होती है, जो डिमांड प्रोमिसरी नोट होती है, उसका 3 इयर्स होता है। सारे डॉक्यूमेंट 3 साल में रिन्यूअल करने होते हैं। और इसमें जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज होता है 60% ऑफ द डिफॉल्ट अमाउंट। और इसका जो प्रीमियम है वो बैंक पे करता है। इसका जो प्रीमियम है बैंक पे करता है। और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पीएमजेडीवाई में देते हैं वो कौन से कैटेगरी में उसको दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं एमएसएमई में। किसको दिखाते हैं? एमएसएमई में उसको कैटेगराइज करते हैं। चलिए अब आते हैं नई योजना में, जिसको बोलते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना। ये एक नई योजना है जिसकी शुरुआत अभी की गई है और इसका अनाउंसमेंट किया गया है। एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम फॉर माइनर। ये एक नया प्रोडक्ट है, एक नया अनाउंसमेंट है। बजट में इसको किया गया था, इसलिए इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो एनपीएस वात्सल्य योजना, जिसकी शुरुआत हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। एनपीएस वात्सल्य यह एक ऐसी योजना है जो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स जो है पहले से ही योजना में कंट्रीब्यूट करें, ताकि बच्चों को एक पेंशन की राशि मिल पाए। भारत एक बढ़ती हुई आबादी वाला देश है। भारत संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन फ्यूचर जो जनरेशन है उनको संभालने के लिए, उनको एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना जो है बहुत लाभकारी होगा, और बचत की आदत दिलाने के लिए भी। तो जो माइनर चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स या गार्जियन जो है एनपीएस वात्सल्य योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब तक वो मैच्योरिटी की एज 18 साल तक पहुंच न जाए। तो इसकी एलिजिबिलिटी में ऑल माइनर सिटीजन है, एज टिल 18 ईयर्स, ये एक वैलिडिटी मतलब एलिजिबिलिटी है। अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियन। तो अकाउंट ओपन होगा माइनर के नाम में और उसको ऑपरेट करेगा गार्जियन, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट माइनर जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए। माइनर टू बी द सोल बेनिफिशियरी, माइनर ही बेनिफिशियरी होगा इसका, लेकिन इसको ऑपरेट कर सकता है गार्जियन। कंट्रीब्यूशन, ओपनिंग कंट्रीब्यूशन मिनिमम 1,000 है, ये याद रखिए। मिनिमम ओपनिंग कंट्रीब्यूशन 1,000, अपर लिमिट नहीं है। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन मिनिमम 1,000 पर एनम, नो अपर लिमिट। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1,000 है और सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन भी 1,000 है सालाना। कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना भी जमा कर सकते हैं। पेंशन फंड ये जो है गार्जियन चूज कर सकता है, जो कि पेंशन फंड रजिस्टर्ड किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे कि कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, जिसमें कि जो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड कहते हैं, जिसमें जो लाइफ साइकिल 50 मतलब 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। ऑटो चॉइस है, जिसमें गार्जियन जो है लाइफ साइकिल फंड को अग्रेसिव मोड पे उसको चूज कर सकते हैं, जिसमें 75% इक्विटी मोड होगा। फिर मॉडरेट फंड जो एलसी है, जिसमें 50% इक्विटी, और कंजर्वेटिव जिसमें 25% इक्विटी में चला जाएगा। और तीसरा है एक्टिव चॉइस, जिसमें गार्जियन जो है डिसाइड कर सकते हैं, फंड को एलोकेट कर सकते हैं अप टू 75%। कॉर्पोरेट डेट में 100%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 100%, ऑल्टरनेटिव एसेट अप टू 5%। ये तो 3 इन्वेस्टमेंट चॉइस है, जिसमें एनपीएस वात्सल्य का जो पैसा जमा होगा वो इन्वेस्टमेंट चॉइस के आधार पर आप जो है इसको ले सकते हैं। इसका विड्रॉल के लिए जो कंडीशन दिया है कि 20% विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के लॉक इन पीरियड बाद जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका 25% विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि अलाउ होगा उसके एजुकेशन, स्पेसिफिक इलनेस, डिजेबिलिटी, और मैक्सिमम 3 टाइम ही इसको अलाउ किया जाएगा टेनोर में। विड्रॉल तो आपको याद रखना है,
25% कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ कर सकते हैं, और वो 3 साल के लिए। एलसी मतलब वो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल फंड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक फंड का नाम है जिसमें कि आपका इक्विटी में 50% की इक्विटी करेंगे, है ना, और बाकी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा, यानी तो कॉर्पोरेट डेप्ट में जाएगा। ये है उसका फंड का नाम है ना। मॉडरेट है वो, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है ना। तो ये आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जानेंगे, है ना। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट जब जानेंगे, क्योंकि एक बैंकर होने के नाते आपको इन्वेस्टमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप मॉडरेट मॉडरेट जो फंड है वो एनपीएस में आता है, मॉडरेट एलसी 50 फंड। और ये जो है ऑटो चॉइस में दिया गया है, और इसमें जो है 50% इक्विटी में जाता है, बाकी जो है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा सकता है। और इसमें ये ऑटो साइकिल में इसको एलसी 50 के नाम से जाना जाता है। ये एक डिफ़ॉल्ट विकल्प होता है जिसमें इक्विटी की जो अधिकतम निवेश है 35 साल की उम्र तक 50% होता है, और हर साल जो इक्विटी 2% निवेश कम होता रहता है, कॉरपोरेट या सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ाता जाता है। तो इसको बोलते हैं एलसी साइकिल। मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा उसका 50% इक्विटी में जाएगा, बाकी कॉरपोरेट फंड में जाएगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा। अच्छा, इसमें मैं बात कर रहा था कि 25% जो कंट्रीब्यूशन है विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स। लॉक इन पीरियड है 3 साल। 18 साल की अगर उम्र हो जाती है तो ये नॉर्मल जो एनपीएस है उसमें शिफ्ट हो सकता है, जो एनपीएस टायर 1 जो नॉर्मल है उसमें शिफ्ट हो सकता है। इस योजना में जो एग्जिट अलाउ होगा, 18 साल की एज पर एग्जिट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है एनपीएस वात्सल्य जो है ये माइनर सिटीजन के लिए है। जैसे ही मेजर हो जाते हैं ये योजना एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के समय अगर उसका कॉर्पस 2.5 लाख रुपए तक के है तो जितना भी उसका एंटायर कॉर्पस है वो उसको विड्रॉ कर सकता है। जिस समय एग्जिट हो रहा है, 18 साल हो रहा है, अगर उस समय कॉर्पस, क्योंकि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, हो सकता है 1 ही लाख ही कॉर्पस तैयार हुआ हो उसका, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करेगा वो जाके इन्वेस्ट होगा और पैसा बनेगा। तो कॉर्पस अगर 1 लाख रुपए है तो पूरा पैसा विड्रॉ कर लेगा। लेकिन अगर कॉर्पस 2.5 लाख तक है तो पूरा निकाल सकता है। 2.5 लाख से ज़्यादा अगर कॉर्पस है एग्जिट के समय, तो 80% जो है वो एन्युटी खरीदना पड़ेगा कॉर्पस का, और 20% जो है लमसम विड्रॉ होगा। तो कोई साथी बताएगा एन्युटी क्या होता है? आरती प्रसाद, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हैं, हम बहुत सारे कोई साथी के पास। हाँ सदन जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी सर, आवाज आ रही है सर। आवाज़ आ रही है? तो मैं क्या जी बोला, 2.5 लाख रुपए तक के कॉर्पस है, पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 80% ये एन्युटी में परचेस करेगा, और 20% विड्रॉ हो सकता है। एन्युटी का मतलब जानते हैं सदन जी? नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सर, बता दिया जाए। हम्म एन्युटी का मतलब क्या होता है कि 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एन्युटी में इन्वेस्ट करेगा। एन्युटी का मतलब होता है ऐसे कुछ बीमा प्रोडक्ट खरीदेगा बीमा कंपनी से, जिसमें रिटायरमेंट प्लान का एक इन्वेस्टमेंट होता है, कि एक जो है एन्युटी खरीदेगा, और उस एन्युटी प्लान की मदद से उसको बुढ़ापे में या जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको जो है उसको रेगुलर इनकम के तहत उसको पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं एन्युटी। मतलब अभी इन्वेस्ट हो जाएगा और जब रिटायर हो जाएगा तो उसको जो है उसको रेगुलर इनकम के तहत मिलता रहेगा, ताकि उससे वो अपना गुजारा करेगा एक समय। उसको बोलते हैं एन्युटी। तो 80% एन्युटी खरीदेगा, और 20% उसमें विड्रॉ कर सकता है। अगर ये कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो 2.5 लाख से कम है तो पैसा पूरा निकाल सकता है। या कंडीशन है, अगर डेथ हो गई तो इंटायर कॉर्पस जो है गार्जियन को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, एनपीएस वात्सल ये आप देख लिए। अब है न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम्स देखिए, एनपीएस वात्सल्य, न्यू पेंशन स्कीम्स, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, और ओल्ड पेंशन स्कीम। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे कि उनकी इच्छा है, उनका लक्ष्य है कि जितने भी नागरिक भारत में हैं उनको एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करना,
रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब ही होता है रिटायर होने के बाद वो उनको एक राशि मिल जाए और उनकी आर्थिक स्थिति उस समय मजबूत हो जाए। इसके लिए PFRDA के एडमिनिस्ट्रेशन में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ जो ये अथॉरिटी है उसने PFRDA एक्ट में ये रेगुलेट किया और पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम्स की शुरुआत की। और नेशनल पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने एक यूनिक प्रान नंबर जो है जनरेट किया जिसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट बोलते हैं। प्रान का फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो 12 डिजिट का होता है। जितने भी सब्सक्राइबर इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, उनको प्रान जो है इशू करना होता है, जिसको परमानेंट रिटायरमेंट नंबर कहते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 70 साल है। नॉमिनेशन अलाउड अप टू 3 नॉमिनी। पार्शियल विड्रॉल, अगर 3 साल कंप्लीट हो गया कोई सब्सक्राइबर तो पार्शली विड्रॉल कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। सब्सक्राइबर ने जितना जमा किया उसका 25% वो पार्शियल जो है विड्रॉ कर सकता है। और पार्शियल विड्रॉ अपने इंटायर टेन्योर में 3 टाइम कर सकता है। नॉर्मल जो विड्रॉल है, नॉर्मल विड्रॉल अगर 60 साल कंप्लीट हो गया, 60 साल कंप्लीट हो जाने पर, या जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स जो लॉक इन पीरियड है, अगर सब्सक्राइबर ने NPS 60 साल के बाद ज्वाइन किया है तब आफ्टर 3 इयर्स 3 इयर्स, और अगर NPS 60 साल के जो है पहले ज्वाइन किया है तो उसमें 60 साल। तो दोनों कंडीशन है, उसमें विड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम 60% लमसम, और मिनिमम 40% जो है वो उसको पेंशन के लिए यूटिलाइज करेगा। 60% लमसम विड्रॉ कर सकता है नॉर्मल में अगर पूरा टेन्योर पूरा किया तो, और 40% जो है उसको यूटिलाइज करेगा एन्युटी प्लान के लिए, पेंशन पाने के लिए। तो जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे कि आपको जो है 80% NPS वात्सल्य में 80% एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है। यहाँ पर चूंकि बहुत लंबे समय से वो जमा किया है इसलिए 40% जो है वो इन्वेस्ट करेगा एन्युटी प्लान के लिए। एक बात और कही गई है, अगर जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस 5 लाख से कम है तो इंटायर अमाउंट जो है वो लमसम जो है ले सकता है नॉर्मल विड्रॉल के समय। और 5 लाख से ऊपर है तो 40% एन्युटी प्लान में जाएगा और 60% जो है वो लमसम निकाल सकता है। मैच्योर विड्रॉल के लिए है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years or before the completion of 3 years, if the subscriber join NPS after attending 60 years of age, subscriber can withdraw 20% of corpus lump sum and 80% of corpus for the annuity plan। क्योंकि आप उद्देश्य समझिए, ये जो NPS है ये बुढ़ापे के समय उसको आर्थिक रूप से मजबूती दिला पाए उसके लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगी होती है कि पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगा, कुछ पैसा एन्युटी प्लान में ही जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वही है। और अगर कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो पूरा पैसा निकाल सकता है प्री मेच्योर विड्रॉल में। 2.5 लाख से ऊपर है तो उसका 80% एन्युटी में जाएगा, 20% जो है वो लमसम निकाल सकता है। लेकिन अगर मैच्योर्ड विड्रॉल है, जिसको नॉर्मल विड्रॉल की बात करते हैं, तो 40% जो है एन्युटी में जाएगा, 60% जो है विड्रॉ कर सकता है। चलिए अब आते हैं NPS जो पेंशन स्कीम है, उस पेंशन स्कीम में 2 पार्ट होते हैं। टायर 1 जिसमें प्रान नंबर मैंडेटरी होता है, और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जो है रेगुलर कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें क्रेडिट होता है, और उसके एम्प्लॉयर जो है उसमें क्रेडिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर उसको चूज करता है, उसको इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर। टायर 2 एक वॉलेंट्री ऑप्शनल विड्रॉल है, विड्रॉबल अकाउंट है। टायर 1 तो मैंडेटरी वाला है, सब्सक्राइबर का जो परमानेंट अकाउंट नंबर में रेगुलर कंट्रीब्यूशन है। टायर 2 जो है वॉलेंट्री ऑप्शनल जो है अकाउंट है, जो विड्रॉ भी कर सकता है, पूरा अमाउंट विड्रॉ भी कर सकता है जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके मिनिमम कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन NPS में टायर 1 का 500 रुपये, और जो मिनिमम अमाउंट पर जो कंफर्मेशन है
वो 500 या 1000 रुपये पर एनम है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है नो लिमिट है। टैक्स एजम्पशंस 2 लाख रुपये पर एनम है। और एनपीएस 2 में जो है वो 1000 मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, और मिनिमम अमाउंट जो है पर कंफर्मेशन 250 रुपये, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नो लिमिट, और 1.5 लाख रुपये इसमें जो है टैक्स एजम्पशन है टायर 2 में। टायर 2 ऑप्शनल है, टायर 1 जो है रेगुलर है। टैक्स बेनिफिट के लिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे दिया है। एटीसी में 1.5 लैक्स जो है, और प्लस एडिशनल टैक्स डिडक्शन 50,000 एटीसीसीडी, और ओवरऑल सीलिंग 1.50 लैक्स। और टैक्स बेनिफिट एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर दिया है 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए, या 14% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये और सब्जेक्ट टू द ओवर द लिमिट 1,50,000 प्रोवाइडेड बाय अंडर सेक्शन 80 CCE। तो उसमें जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है टू एम्प्लॉयज़ को। दूसरा टैक्स बेनिफिट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उन्होंने कहा है 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, एडिशनल जो है 50,000 अंडर CCD, ओवर द ऑल सीलिंग जो है 1.50 लाख। थोड़ा लेट से आए, क्लास छूट गया, शेखर जी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं शेखर जी, ये क्लास फिर से कर लेंगे, है ना। अभी रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, आप देख लेना, है ना। चलिए, एनपीएस का जो टैक्स बेनिफिट है इसमें आप 1.50 लाख ओवरऑल सीलिंग है। एम्प्लॉयज़ के लिए 10% है बेसिक प्लस डीए, और 20% ऑफ ग्रॉस इनकम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, इतना याद कर लीजिए। टैक्स बेनिफिट पार्शियल विड्रॉल के लिए 25% ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन वो विड्रॉ कर सकता है। ये टैक्स एजम्पशन से हो जाएगा उस अमाउंट पर, क्योंकि जो पार्शियल विड्रॉल हम देते हैं 25% ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन, और 3 साल के लॉकिंग पीरियड का बाद देते हैं, और एक टेन्योर में 3 बार ही वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। और बेनिफिट लमसम में जब मैच्योर्ड हो जाता है एनपीएस, तो 60% जो है वो लमसम पेमेंट ले सकता है, 40% एनओटी में है, तो 60% पर टैक्स एजम्पशन है। बढ़िया सुविधा है। और ये टैक्स एजम्पशन जो है ऑन एज ऑफ 60 या सुपर एन्यूशन पर ही टैक्स एजम्पशन मिलेगा। मतलब ये जब रिटायर हो जाएंगे तो उस समय जो 60% एक्यूमुलेटेड पेन जो मिलेगा लमसम पेमेंट, वो उस पर टैक्स एजम्पशन रहेगा, और जो 40% है वो एनओटी में चला जाएगा। कॉरपोरेट एम्प्लॉय के लिए 10% जो उनको बेसिक सैलरी और प्लस डीए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है टैक्स डिडक्शन में मिलेगा, जो हमने पहले भी उसको बताया। अब आते हैं यूनिफाइड पेंशन। ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 4 तरह का पेंशन स्कीम है। एक है ओल्ड पेंशन स्कीम्स, एक है नेशनल पेंशन स्कीम, एक है नेशनल पेंशन स्कीम्स वात्सल्य, और एक है आपका ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स। यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया बजट में, और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेंशन देगा आफ्टर रिटायरमेंट। यहाँ पर एश्योर वर्ड आ गया, जो एनपीएस में एश्योर वर्ड नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट होता था। यहाँ पर एक एश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट कहा गया, तो ये एक यूनिफाइड पेंशन में ऐड किया गया। ये स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यूनिफाइड पेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे, जो अभी करंटली नेशनल पेंशन स्कीम्स में हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे यूपीएस में, वो 1 अप्रैल 2025 से उनको जो है ये बेनिफिट मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी ये ऑप्शन होगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एक एश्योर्ड पेंशन की जो बात कही गई है, 50% ऑफ द एम्प्लॉयज एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months बिफोर रिटायरमेंट फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विसेज ऑफ 25 ईयर्स। मतलब इसमें एक एश्योर्ड पेंशन की बात ये कही गई है कि पिछले 12 महीने में जो भी उन्होंने एवरेज बेसिक पे ड्रॉन किया है, उसका 50% उसको रिटायरमेंट के बाद मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते वो 25 साल की सर्विस कर लिए हों।
तो ये एक एश्योर्ड पेंशन है कि जिस समय वो रिटायर होगा, पिछले 12 महीने का बेसिक पे निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज 1 लाख हुआ तो भैया 50,000 उसको जो है पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। ये एक एश्योरेंस आया इस योजना में। The amount would proportionately go down for a smaller service period up to a minimum 10 year of the service। ये धीरे धीरे इसको प्रोपोर्शनेट तरीके से कम होता जाएगा, लेकिन मिनिमम 10 साल की सर्विस तक। तो 25 साल का होगा तो 50% एश्योर्ड है, 25 साल से कम होता जा रहा है तो उसके प्रोपोर्शनेट में वो कम होता जाएगा। ये 50% का एश्योर्ड पेंशन, ये बात कही गई है, लेकिन मिनिमम जो है 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई 10 साल बाद रिटायरमेंट होता है तो यूनिफाइड पेंशन जो है मिनिमम 10,000 पर मंथ ये एश्योर्ड है। तो मिनिमम 10 साल है, और जो 25 साल का होगा तो वहाँ 50% एश्योर। एश्योर फैमिली पेंशन के लिए कहा गया है कि जब रिटायरीज की डेथ हो जाती है तो इमीडिएट फैमिली जो है वो 60% ऑफ द पेंशन लास्ट ड्रॉन बाय द रिटायरी उसको एलिजिबल होगा। जैसे कि 10,000 रुपये पर मंथ पा रहा है तो उसके जो फैमिली पेंशन है उसके डेथ के बाद तो 6,000 उसको मिलेगा। ये जो है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के फीचर हैं। लमसम पेमेंट रिटायरमेंट के समय लमसम पेमेंट मिलेगा इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ देयर मंथली इन जो एमुलेंट होता है, जो उसका जो ग्रॉस इल्यूमिनेंट होता है ना उसका, वो पे प्लस डीए एज ऑफ द रिटायरमेंट डेट ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस लमसम पेमेंट मिलेगा। साथ ही जो पेमेंट है वो एश्योर्ड पेंशन को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एश्योर्ड पेंशन है। मिनिमम 50%, मतलब 50% तो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ग्रेच्युटी is an amount paid by the employer to the employee for rendering their services। तो ग्रेच्युटी जो है उसको मिलेगा। चॉइस फॉर द एम्प्लॉय कैन स्टिल ऑप्ट द रिमेन अंडर द एनपीएस। ये चॉइस है, अगर एम्प्लॉय एनपीएस में रहना चाहता है तो एनपीएस में रहेगा, या ऑप्शन लेगा यूनिफाइड पेंशन सर्विसेज में तो ऑप्शन लेके चेंज हो सकता है 1 अप्रैल 2025 से। इसमें जो फीचर है खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है वो है कंट्रीब्यूशन। इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 18.5% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी टू द पेंशन फंड, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट जो है 18.5% जो है एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा 18.50%, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 10% इसके बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट जो है 18.50% कंट्रीब्यूशन है, ये याद रख लीजिए, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10% है। महाराष्ट्र स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट यूपीएस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहला स्टेट है जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिए। आज हम लोगों ने जरा शॉर्ट में बहुत सारे सोशल स्कीम्स के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको, वैसे तो पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी हो गई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को सरल तरीके से समझ में आया होगा कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ों को देखनी है। इसी तरह ऊर्जा बरकरार रखिएगा और सीखते रहिएगा, और जीवन में हमेशा अगर हम लोग जो बोलते हैं एक आत्मविश्वास और अपने अंदर एनर्जी लाना चाहते हैं तो आपको एक दीपक, एक ज्ञान रूपी दीपक जलाना होगा। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जिस तरह घुप अंधेरे में रात को आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, है ना सदन जी, आप हैं? जी सर, इस जी घुप सर, जी अंधेरी सर। रात है, घुप अंधेरी रात है, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि कार की हेडलाइट साथ साथ रहती है, बराबर है ना। कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं तो उसकी हेडलाइट साथ साथ रहती है, तो आप जो है पहुंच जाते हैं। यस, बैंकर भी अडॉप्ट कर सकते हैं,
जो एनपीएस लिए हैं वो यूपीएस अडॉप्ट कर सकेंगे। यस। ठीक उसी तरह आपको अपने जीवन के एक घुप अंधेरे से दूसरे अंधेरे में पहुंचना है, तो ज्ञान रूपी हेडलाइट जो आप साथ साथ रखिए, आप जरूर उस रास्ते में पहुंच जाएंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सीखें। आपको कुछ समझ में आया, कोई फीडबैक देना चाहता है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग यहाँ सेशन खत्म करेंगे। फिर मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग दूंगा, आप लोग देखिएगा। क्योंकि जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। और सदन जी, मालूम है आपको, सर फूल जीवन के गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर समय फूल ही फूल मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि हर समय खुशियां खुशियां मिलेंगे। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके लिए ना इस सेशन का मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग मॉक टेस्ट कर लीजिएगा। आप आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में कल। तब तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद। अगर सुबह सर जल्दी रिकॉर्डेड उठ पाए, वीडियो सर। जल्दी उठ पाया तो सुबह एक और सेशन करेंगे बढ़िया। वेयरहाउस रिसीट पर एक सेशन करेंगे। और अगर नहीं हो पाया तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। सर सर तो हाँ जी, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, सदन बोल रहा हूँ सर। सदन जी बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बातें करनी थी सर, इंटरव्यू के बारे में। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए सेशन करेंगे ना, एक दिन और रुक जाइए, कल परसों करेंगे, है ना। चालू हो गया कब है ऐसे। कब इंटरव्यू है आपके लिए, कब आ रहा है? मेरा तो भी डेट नहीं आया सर, क्लरिकल वाले को भी डेट अच्छा, नहीं आया फिर है। भी स्केल टू पर एक्सपेक्टेड कब है? सर मान के चलिए कि 10 दिसंबर से। ओके, तो फिर हम स्केल टू लोग, को स्केल टू को चालू हो गया है सर, 28 चालू हो से। गया है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। वैसे कल कर लेंगे, कल सेशन है या तो परसों कर लेंगे, है ना। आराम से सर, आराम से कर थोड़ा लेंगे। सा बता देंगे मैं किस एंगल से। नए नए हिंट्स आए हैं, उस पर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, फिर अच्छे से चर्चा कर लेंगे, बता दूंगा आप लोग, है ना। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।